क्लास में आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर उसके प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज करने वाले हैं, जो कि है दिसंबर 2021 और जून 22 का। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कशन अपना रखेंगे, जो भी उसके थ्योरी पार्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के CSA के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, उन सभी के भी हमने प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज रखे हैं, जो कि 2018 से लेकर के 22 तक है। उन सभी के प्लेलिस्ट बन चुके हैं और उनका जो डिटेल है, मतलब जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप सभी वहां से जाके ज़रूर देखें। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर हम लोग को डिस्क से रिलेटेड पूछा गया है। इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा था, जो प्रीवियस ईयर था उसमें डिस्क से ही 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, मतलब उसके सब पार्ट में 5 क्वेश्चन पूछा गया था। आज जो है वो एक ही पूछा है इसमें। और क्या पूछा गया है कि हमें बता दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, जो टोटल नंबर है स्टोरेज कैपेसिटी का, वो क्या बता रहा है। और ये कैसा डिस्क है, ये एक फ्लॉपी डिस्क है। क्लियर है, ये एक फ्लॉपी डिस्क है, उससे रिलेटेड बात की जा रही है, जिसमें 80 ट्रैक्स है। टोटल ट्रैक्स जो होंगे वो कितने हैं, 80 ट्रैक्स हैं एंड स्टोरिंग 128 बाइट्स पर सेक्टर। कितने वो जो ट्रैक्स है उसमें जो सेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो इस सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो पर सेक्टर होगा वो कितना वैल्यू स्टोर करके रख रहा है, 128 बाइट पर सेक्टर। और इन सभी के स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है, मतलब एक फ्लॉपी डिस्क में हम कितने ज़्यादा डेटा रख सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो भी हमें बता दिया गया है। मतलब कि टोटल कैपेसिटी जो होगा फ्लॉपी डिस्क का वो हमें बाइट्स में बता दिया गया है। एट लास्ट हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सेक्टर डज दिस डिस्क हैव। इस डिस्क में कितने सेक्टर्स है उसकी बात की गई है। तो देखिए, जब भी हमें कैपेसिटी की बात करता है तो हम किसी भी डिस्क का कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, जो टोटल कैपेसिटी होता है। तो टोटल कैपेसिटी जो होगा वो क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले क्या रहते हैं, सरफेस प्लेट रहता है, फिर प्लेट के अंदर सरफेस रहता है। तो हमें यहाँ पर प्लेट सरफेस की बात तो की नहीं गई है, जहाँ से की गई हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फिर सरफेस में क्या रहता है, ट्रैक्स रहता है। तो हम यहाँ बताएंगे कि नंबर ऑफ ट्रैक पर सेक्टर में कितने नंबर ऑफ ट्रैक है, फिर मल्टीप्लाई करना है किसको, सेक्टर को, मतलब कितने सेक्टर हैं, सॉरी यहाँ बस गलती हो गया है, नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस होगा, ठीक है। एक सरफेस में कितने ट्रैक हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक। जो सेक्टर होंगे वो किसके अंदर रहते हैं, ट्रैक में होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक की बात होगी। उसके बाद क्या होता है, अब सेक्टर में क्या होता है, बाइट्स हो, मतलब कि डेटा हम स्टोर करके रखते हैं। तो नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे पर सेक्टर, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने नंबर वगैरह नहीं लिखा है, नंबर ऑफ जो होता है वो हमने नहीं लिखा है, शॉर्ट में मैं लिख दी हूँ। तो ये इसका होता है। और इससे पहले अगर हमें प्लेट दिया है, उसका सरफेस दिया है, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये टोटल कैपेसिटी है। अब हमें बता दिया है कि यहाँ पर जो ट्रैक है, हर एक सरफेस में कितने ट्रैक है, हमें क्वेश्चन में दे दिया है 80। तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई सेक्टर दिया है, क्या सेक्टर पर ट्रैक नहीं दिया है, उसी को ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है, तो हम सेक्टर को ले लेते हैं S। क्लियर, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। नेक्स्ट बाइट क्या दिया है, पर सेक्टर में 128 बाइट्स पर सेक्टर। ये जो वैल्यू दी है वो पर सेक्टर में कितने बाइट्स हैं उसकी बात किया है, ठीक है, ये बाइट्स हो गया। क्लियर, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, और हमें टोटल कैपेसिटी भी दे दी है पूरे डिस्क की, कितनी है, 163 और 840 बाइट्स। क्लियर, ये है। अब हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, S की वैल्यू निकालनी है, मतलब S अपनी जगह में ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 163 840 और डिवाइड में क्या आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे 80 × 128। क्लियर,
ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू मतलब कि सेक्टर जो होता है वो हमें मिल जाएगा। तो ये कुछ हो जाएगा 163840 एज इट इज़ लिखाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से 0 और ये हो जाएगा 8 8 64, तो ये हो जाएगा 10 2 40, ऐसा करके कुछ होगा। ठीक है वैल्यू। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पास क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सही है कि नहीं आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे टोटल तो ये कितने आने वाले हैं, पूरा डिवाइड करके आपके पास कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर होगा वो कितना होगा 16 सेक्टर होगा, मतलब कि आंसर क्या आने वाला है आपका 16 आने वाला है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें जो डिस्क का जो सेक्टर है मतलब हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटी, पहले तो सबसे पहले हमें अपने डिस्क का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ट्रैक हम किसको बोल रहे हैं, सेक्टर किसको बोल रहे हैं, बाइट्स किसकी बात कर रहे हैं, टोटल कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता होगी तो हम ईजिली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आने वाला है डी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पाइपलाइन से है। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो ईयर में देखा था क्वेश्चन उसमें भी पाइपलाइन पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। 4 स्टेज पाइपलाइन है। कितना पाइपलाइन है, मतलब जो सेगमेंट दिया है, जो स्टेजेस दी है वो कितनी है 4 स्टेजेस दी गई है। हैज़ ए स्टेज डिले, अब हर स्टेज में जो डिले हो रहा है वो भी हमें नैनो सेकेंड में मेंशन कर दिया गया। पहले स्टेज में डिले 150 हो रहा था, सेकेंड में 120 हो रहा है, फिर 160 और उसके बाद फिर 140 respectively. Then registers that are used between the stages have delay of 5 nanoseconds. अब जो रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं हर स्टेज के बीच में, जो रजिस्टर यूज़ किया जा रहा है उसमें भी कुछ डिले हो रहा है और उसका भी टाइम हमें बताया गया है क्या 5 नैनोसेकेंड। एज्यूमिंग कांस्टेंट लॉकिंग रेट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 1000 डेटा आइटम्स। 1000 डेटा आइटम्स को डेटा आइटम बोल सकते हैं आप इसको टास्क भी बोल सकते हैं। तो कितने टास्क हैं हमारे पास 1000 और उनके लिए कितना समय लगेगा जब हम पाइपलाइन का यूज़ करेंगे तो फिर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें हर स्टेज का डिले टाइम दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें जो मैक्स डिले होगा उसको बस ले लेंगे, उसकी वैल्यू ले लेंगे क्योंकि बाकी सभी उसी के अंदर आ जाएंगे। तो मैक्स डिले कितना हो रहा है 160 नैनोसेकेंड। ठीक, प्लस पहले हम डिले टाइम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, हर रजिस्टर जो रजिस्टर यूज़ किया जा रहा है उसका डिले टाइम कितना है 5 है। तो टोटल हम मैक्सिमम जो टोटल डिले टाइम है उसको पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये 5 नैनोसेकेंड हो गया, मतलब कितना आ गया 165 नैनोसेकेंड। ये हमारा क्या निकला टोटल डिले टाइम। नेक्स्ट अब हम जो मेन पाइपलाइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पाइपलाइन का फॉर्मूला n-1 प्लस k की बात होती है। ठीक है, इंटू TP। ठीक है, TNP। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, पाइपलाइन के लिए बताना है और कितने डेटा आइटम्स हैं, मतलब कितने टास्क है। तो 1000 टास्क है हमारे बीच में, कितने टास्क है 1000 टास्क है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है n की जगह में, क्योंकि वो नंबर ऑफ टास्क होता है तो यहाँ हो जाएगा क्या 1000। क्लियर, 1000 हो गया, -1 और कितने स्टेजेस हैं प्लस k, 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर 1000 -1 प्लस 4 हो जाएगा, इंटू जो डिले टाइम हमें मिला है 165 उसको हम लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्व करने से, ये हो जाएगा 999 और 999 प्लस 4 यानी कि 1003 1003 और इंटू करेंगे हम 165 से। ठीक है, तो ये कुछ आएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करने से आपकी जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगा किस में, नैनो सेकेंड्स में मिलेगा। क्लियर, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको नैनो सेकेंड में मिलेगा। मतलब 165 कुछ समथिंग आएगा पॉइंट में, इधर 495 कुछ इस तरीके से आएगा आपका। तो ये नैनो सेकेंड में है। हमें आंसर में क्या चाहिए, माइक्रो सेकेंड में चाहिए वैल्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसको माइक्रो सेकेंड में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 165.5 कुछ समथिंग आएगा, जो कि होगा
माइक्रो सेकेंड। तो यही आंसर है आपका, जो कि ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो जब अगर आपको डिले टाइम दिया गया है, स्टेजेस का डिले टाइम दिया गया है, तो आपको जितना टोटल डिले टाइम हो रहा है उसको निकालना है, ऐड करना है। बहुत सारे डिले टाइम दिए गए हैं हर स्टेज के लिए अलग अलग, तो आपको मैक्सिमम लेके चलना है। उसके बाद फिर आप जो फॉर्मूला लगाते हैं उस पर हमें सॉल्व करना है। क्लियर। तो ईजी था, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना। तो दो तरीका हमने देखा जो पाइप लाइनिंग होता है उसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कंसिडर अ मेमोरी सिस्टम। एक मेमोरी सिस्टम है हैविंग एड्रेस स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ m। एड्रेस स्पेस दिया गया है जिसका डिस्टेंस क्या है, m है। क्लियर। एड्रेस स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ m, जिसको m से डिनोट किया जा रहा है। t जो है वो क्या के लिए है, बैंक साइकिल टाइम। जो t है वो किसके लिए डिनोट किया जा रहा है, बैंक साइकिल टाइम के लिए। एंड n जो है वो बोल रहा है नंबर ऑफ बैंक की बात कर रहा है। ठीक है, ये गिवन डेटा है हम लोग के पास। देन द एवरेज डेटा एक्सेस टाइम। अब हमें एवरेज निकालना है किसका, जो वो डेटा एक्सेस कर रहा है टाइम पर वर्ड में, किसके अंदर, तो सिंक्रोनस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब ये जो रिलेटेड है, ये मेमोरी जो है वो किसके अंदर की बात कर रहा है, मतलब किस उसकी बात कर रहा है, सिंक्रोनस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। जहाँ पर आपको जो गिवन डेटा दिया गया वो क्या क्या है, बोल रहा है एड्रेस स्पेस डिस्टेंस m है, बैंक टाइम जो है वो t से है, और नंबर ऑफ बैंक कितने हैं, n की बात कर रहा है। तो हम लोग के पास एवरेज डेटा एक्सेस टाइम निकालना है। एवरेज डेटा एक्सेस टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर। तो पॉइंट्स याद रखना है तो वो क्या होगा, देखिए जैसे जो m है मतलब कि क्या है, एड्रेस स्पेस का डिस्टेंस है। अगर m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, एड्रेस स्पेस की वैल्यू यानी m की वैल्यू लेस देन होगी किससे, n से। n क्या है, नंबर ऑफ बैंक से। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो एक्सेस टाइम लगेगा, डेटा एक्सेस टाइम जो लगेगा वो कितना लगने वाला है, वो लगने वाला है हम लोग का एवरेज डेटा एक्सेस टाइम m डॉट t अपॉन n। क्लियर। ये लगेगा m डॉट टी अपॉन n। किसकी बात कर रही हूँ मैं, सिंक्रोनस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ। इसका मैंने थ्योरी भी बनाया है, उस पर हम चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ये है, तो इन सिंक्रोनस ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है। एड्रेस लाइन्स आर कॉमन एट ऑल द बैंक्स। ठीक है। सिंक्रोनस एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एड्रेस लाइन होता है वो कॉमन होता है सभी बैंक के लिए। मतलब जितने भी बैंक दिए गए होंगे जिसको वहाँ डिनोट किया गया किससे, n से, नंबर ऑफ बैंक को n से बताया गया, तो वो क्या होगा, एड्रेस लाइन की बात कर रहा है, कॉमन होगा सभी बैंक में। तो हमें डेटा दिया गया था, एड्रेस स्पेस की स्पीड कितनी है, m बोल रहा है, बैंक का साइकिल टाइम t है, और नंबर ऑफ बैंक्स कितने हैं, n है। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि अगर जो डिस्टेंस है, ठीक है, एड्रेस स्पेस का, वो क्या होगा, लेस होगा। लेस होगा किससे, नंबर ऑफ बैंक से, n से क्या होगा, लेस होगा। कौन, जब m की वैल्यू n से लेस होगी तो फिर उसमें जो एवरेज डेटा एक्सेस टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, m डॉट t अपॉन n। क्लियर है। और अगर वहीं जब m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी, सॉरी इक्वल नहीं होगी, ग्रेटर देन n होगी, तब वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना था, एवरेज एक्सेस टाइम। मतलब हम दोनों को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा ये वाली, मतलब कि m डॉट टी अपॉन n। कब, जब m की वैल्यू लेस देन है n से, और जब ग्रेटर होगी तो t होगी। तो जो एवरेज एक्सेस टाइम जो निकलेगा टोटल, वो कितना निकलेगा, ये दोनों आएंगे। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा वाला जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। m डॉट टी अपॉन n कब, जब m की वैल्यू लेस देन होगी n से, फिर t कब होगा, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी n से। तो ये किसकी बात हो रही थी, सिंक्रोनस एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमें गेट से रिलेटेड है।
ठीक है, लॉजिक गेट से रिलेटेड है, जहाँ हमें पूछा गया है नंबर ऑफ गेट इनपुट, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो हमें बताना है। रिक्वायर्ड टू रियलाइज एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन दिया गया और उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे गेट के वो हमें बताना है टोटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसके लिए सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम फिर गेट्स लगाएंगे और गेट के अकॉर्डिंग कितने इनपुट्स जा रहे हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि जैसे यहाँ देखिए कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें और इसमें ए और सी को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, बी प्लस बी डैश डी, इस तरीके से आएगा। फिर बच क्या गया, ई एफ डैश प्लस ए डी, इस तरीके से आया। अब हम क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन और इस पोर्शन से कॉमन निकाल लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें, मतलब कम से कम एक्सप्रेशन हम लेके आएंगे, उसके बाद फिर उसका गेट बनाएंगे, तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं जाएगा। अब इसका हम अगर कॉमन निकालेंगे तो ए निकाल सकते हैं। ए जैसे मैंने निकाला तो इसके अंदर आ गया सी और ये एज इट इज़ रहेगा बी प्लस बी डैश डी, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या होगा, ए कॉमन निकाला था तो ये डी बचेगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई एफ डैश, क्लियर है। ये हमने सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाल दिया। अब हम देखते हैं इसको आगे क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, है ना। लास्ट और इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा लास्ट जो सिंप्लीफाई बनेगा वो होगा। अब इसका हमें क्या करना है, गेट बनाना है। लॉजिक गेट का यूज़ करके कितने इनपुट्स जाएंगे वो हम बताएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस के अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए गेट। तो उससे पहले हम बी डैश और डी की बात करते हैं, ये जो दो है इनकी बात करते हैं। इसके लिए हम गेट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बनाते हैं गेट बी डैश और डी है, तो हमने यहाँ पर ले लिया बी के लिए और ये डी के लिए, क्लियर। अब बी हमें देना है, बी डैश देना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ये हमने बी दिया था, ये जो है वो डी है। यहाँ पर क्या आ गया, बी डैश आ गया और ये डी। अब दोनों के बीच में क्या है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ कौन सा गेट लगने वाला है ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ये निकला क्या, एंड गेट। एंड गेट अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी डैश और डी आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करोगे आप क्या लेना है, प्लस बी लेना है, क्लियर है, प्लस बी लेना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा बी है, ये गया इधर और ये, अब इनका प्लस चाहिए हमें, तो क्या लगेगा, प्लस के लिए और गेट, तो ये बन गया इस तरीके से और गेट। और यहाँ से क्या निकलेगा, बी प्लस बी डैश और डी, इतना सॉल्व हो गया। अब हमें इसके साथ क्या लेना है, मल्टीप्लाई सी लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई में सी लेना। और जब मल्टीप्लाई रहता है तो हम एंड गेट को लगाते हैं, एंड गेट लगाएंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ से सी दिया, ये इस तरीके से मैंने सी दिया, तो यहाँ पर हम बना दिया क्या, एंड गेट। मैं थोड़ा छोटा बनाती हूँ ताकि आगे हम लोग के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया क्या, हम लोग के पास सी और सी है, फिर बी प्लस बी डैश डी हो जाएगा, क्लियर। कितना सॉल्व हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन सॉल्व हो गया। प्लस डी करना है हम लोग को, तो डी हम यहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमने लगा लिया यहाँ पर और ये चला गया डी। तो क्योंकि प्लस है तो प्लस में हमें क्या लेना रहता है, और गेट को लेना रहता है ये। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, वो वाला जो है वो पूरा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो था वो निकल गया। अब इसके साथ हमें क्या करना है, ए को लेना है मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई की बात होती है तो फिर हम क्या करते हैं, एंड गेट लगाते हैं, ठीक है। ए लेना है ना, तो ए के लिए हमने दे दिया क्या, यहाँ से एक दे दिया ए और यहाँ से हमने लगा दिया एंड गेट। अब ये जो है ये पूरा यहाँ से लेकर, मतलब ये जो ए है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मैं वहाँ लिख नहीं रही हूँ ना, ये वाला जो पोर्शन है
इससे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ ए से लेकर के ये पूरा जो है वहाँ तक अभी हमने लिया। नेक्स्ट हमें बस क्या बच गया, अब ई एफ डैश की वैल्यू बच गई। तो ई एफ डैश के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ई के लिए चाहिए हमें और एफ डैश के लिए चाहिए, तो ये हमने दे दिया एफ डैश, ये हो गया ई, ये हो गया एफ डैश, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो बन गया क्या, एंड गेट। ये आ गया क्या, ई एफ डैश। क्लियर। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, किसको, यहाँ जो वैल्यू आया, मतलब ये पूरा ये ऑरेंज ब्रैकेट वाला, मैं इस तरीके से यहाँ पर कर देती हूँ, ऑरेंज ब्रैकेट वाला जो है वो वाला को, और इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, और गेट चाहिए रहता है। ठीक है, तो और गेट के लिए मैं इसको एक साथ ले आती हूँ यहाँ पर, और ये बन गया इस तरीके से। तो ये फाइनल, इसको हम क्या मान लेते हैं वहाँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं हो रहा है, तो हम इसको टोटल फाइनल एफ मान लेते हैं, कैपिटल एफ, और ये हमारा जो लास्ट आया वो एफ आया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट बन गया, ये पूरा गेट बन गया। अब हमें इसमें क्या काउंट करना है, इनपुट्स काउंट करने हैं। अब हर गेट का हमें पता है इनपुट क्या क्या होगा, तो हम इनपुट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर से। तो अब यहाँ से ये जो है पहला गेट नॉट, उसके लिए कितना इनपुट लगेगा, 1। ठीक है, फिर हमारे पास एंड गेट है, उसके लिए 2 इनपुट्स लगेंगे, ये जो मैं लिख रही हूँ वो इनपुट है। फिर यहाँ भी 2 लगेंगे, फिर इसके लिए 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 इनपुट दिए हमने, यहाँ 2 इनपुट दिया, यहाँ 2 इनपुट, और यहाँ 2 इनपुट। क्लियर है, ये जो निकला वो पूरे इनपुट्स निकले। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4 6 8 10 12 14 + 1 15। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट गेट्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्लियर है। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है अगर उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई करने में हमारा इतना बड़ा बना, अगर हम नहीं करते तो फिर और बड़ा बन जाता, तो उसमें कोई वो नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है हम लोग को। पहले सिंप्लीफाई करें, उसके बाद फिर उसका गेट बनाए। हमें इनपुट पूछा था, गेट इनपुट्स, तो हमने सभी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया कि हम कितने इनपुट्स दे सकते हैं, कितने गेट्स लगे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या था आंसर, जो कि 15 आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसी का मैंने, अगर आप लोगों ने भूल गया होगा, कहीं पर नहीं उतारा होगा, मिस हो गया होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, उसी को हमने लिख दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लॉजिक गेट सर्किट से फिर से पूछा गया है, जिसमें आपको बोला गया है कि विथ 8 इनपुट लाइन्स, 8 इनपुट लाइन दिया गया है, जिसको नेम दे दिया गया, नेमिंग कर दिया गया D0 से लेकर के D7, एंड 3 इनपुट लाइन्स है और उनसे 3 आउटपुट लाइन्स है। तो आउटपुट कितने आ रहे हैं, A0, A1 और A2 की बात कर रहा है। तो फॉलोइंग ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन किया गया है, ये क्लियर है, ये आउटपुट है, और उस आउटपुट को निकालने के लिए ये कुछ ऑपरेशंस किए गए हैं इनपुट का यूज़ करके। वेयर प्लस, जो प्लस साइन है इधर, वो इंडिकेट कर रहा है लॉजिकल और ऑपरेशन की बात कर रहा है। तो सर्किट इस, तो ये किस टाइप का सर्किट है उसको हमें बताना है। क्या ये 3x8 मल्टीप्लेक्सर है, क्या ये डेसिमल टू BCD कन्वर्टर है, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है, या प्रायोरिटी एनकोडर है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ थ्योरी रखे हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा अपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि जो हर एक आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा होना स्पेसिफिक सबसेट ऑफ इनपुट लाइंस। मतलब अब आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बोल रहा है आउटपुट लाइंस पे, और स्पेसिफिक आउटपुट लाइंस। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये जो ऐड कर रहा है ना, किन किन इनपुट्स का ऐड करके वो A2 लेके आया, तो D4, D5, D6 और D7 इनपुट लाइंस का यूज़ करके उसने क्या आउटपुट लेके आया, A2। तो एक स्पेसिफिक सबसेट जो होगा इनपुट लाइन का, उसका यूज़ करके हर एक आउटपुट आ रहा है। तो देयरफॉर जो सर्किट है कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रायोरिटी एनकोडर। तो इस टाइप के सर्किट को क्या कहा जाता है, प्रायोरिटी एनकोडर। क्यों, क्योंकि उसने सबसेट ऑफ इनपुट लाइंस,
सभी इनपुट लाइन का यूज़ नहीं किया है, हर एक आउटपुट सभी इनपुट लाइन का यूज़ नहीं किया है, कुछ स्पेसिफिक आउटपुट स्पेसिफिक इनपुट का यूज़ किया, इसलिए प्रायोरिटी इनकोडर विच इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट गिव्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इनपुट लाइन विद द हाईएस्ट वैल्यू की बात की गई है। इन अ प्रायोरिटी एनकोडर द आउटपुट लाइन्स रिप्रेजेंट द बाइनरी कोड, ठीक है, आउटपुट लाइन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी कोड को ऑफ द इनपुट लाइन विद द हाईएस्ट वैल्यू। तो इस केस में जो 3 आउटपुट लाइन्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 बाइनरी कोड को, क्लियर, विद द इनपुट लाइन्स और हाईएस्ट वैल्यू के साथ। तो ये किस टाइप का था सर्किट, वो सर्किट था हमारा प्रायोरिटी एनकोडर, ठीक है। इस सर्किट को क्या बोला जाता है, प्रायोरिटी एनकोडर, क्योंकि हर इनपुट लाइन का यूज़ नहीं किया है, कोई भी आउटपुट एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी वाले इनपुट लाइंस का यूज़ किया, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा 4, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया है कैश मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। तो हमें मेन मेमोरी की साइज़ और कैश मेमोरी की साइज़ की बात की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है, कैश मेमोरी इफ़ एड्रेस हैज़ 8 बिट्स, एड्रेस कितना है 8 बिट है, ठीक है। एड्रेस आपके पास 9 बिट्स है। इन टैग फील्ड में कितने बिट है, 9 फील्ड है। 12 बिट्स कितने हैं, इंडेक्स फील्ड में है, ठीक है, 12 बिट्स इंडेक्स फील्ड में है। तो साइज़ ऑफ मेन मेमोरी का साइज़ और कैश मेमोरी का साइज़ क्या होगा वो हमें बताना है। पहले वाला मेन मेमोरी है, फिर नेक्स्ट कैश। तो यहाँ पर जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया गया है, इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए, किसके लिए, मेन मेमोरी का साइज़ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 2 का पावर में लेना है किसको, टैग बिट को, क्लियर, प्लस इंडेक्स लाइन को या इंडेक्स बिट दिया जो भी दिया है, फील्ड लाइन जो भी बोले, प्लस ब्लॉक साइज़ को, ठीक है। तो ब्लॉक साइज हमें दिया नहीं गया, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 का पावर, टैग फील्ड कितना दिया, टैग बिट 9 प्लस कितना दिया है उसके बाद इंडेक्स के लिए 12 और 0 किसके लिए दिया है, ब्लॉक साइज के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का पावर 21 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करोगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 20 होगा और फिर कितना बच जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी k होगा ना, 20 है और 1 है, तो यहाँ पर देखो, अच्छा हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2 का पावर 11 और 10, सॉरी 2 का पावर 11 और 2 का पावर 10, इसको हम इस तरीके से, क्यों हमने ऐसा किया वो भी मैं बता देती हूँ। 2 का पावर 10 जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 का पावर 10 किलोबाइट के लिए रिप्रेजेंट करता है ना। तो के भी जैसे कि हमने यहाँ के के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो हम जैसे देख रहे हैं कि हमें किस में बात करना है, के पे बात करना है ना, के पे बात करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने लिख दिया के, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 11 यानी 10 के लिए क्या होता है 1024, 2 का पावर 10, इसको सॉल्व करोगे तो 1024 होगा। तो 11 के लिए जस्ट इसका डबल, तो कितना हो जाएगा 2048, 2048 के। ये किसके लिए निकला, मेन मेमोरी का साइज़, ठीक है। 2048 के मतलब कि एक ही जगह आपको ऑप्शन दिख रहा है ये। अब सेकंड क्या आने वाला है, कैश मेमोरी का साइज़ 4K ही आएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा। तो कैश मेमोरी का जो साइज़ होगा वो कैसे निकलेगा, तो 2 के पावर में आपको लेना है इंडेक्स का फील्ड, ठीक है, इंडेक्स का बिट प्लस ब्लॉक साइज़ यहाँ पर। तो ये 2 का पावर क्या हो जाएगा 12 से, क्योंकि ये तो 0 है, 2 का पावर 12। अब यहाँ भी k की बात की गई है तो हम 10 को अलग निकाल लेते हैं, इसको और सेपरेट करेंगे तो ये 2 होगा और ये हो जाएगा 2 का पावर 10, मिल गया टोटल 12। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को k लिख सकते हैं और 2 का पावर 2 को 4 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आया वो किसके लिए आया, कैश मेमोरी साइज़ का। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि जब मेमोरी साइज़ पूछा रहेगा और बिट्स के फॉर्म में दिया रहेगा तो हमें 2 के पावर में लेना है, ब्लॉक साइज़ दिया रहता तो लेते, नहीं है तो 0, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है, जहाँ बस आपको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कंसिडर 20 बिट ब्रांच माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात की गई है। 20 बिट ब्रांच माइक्रो इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, माइक्रो इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट दिया गया है और उसका कितना बोला गया है, 20 बिट की बात की गई है। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था एक, जहां हमें बता दिया गया था कि कितने फील्ड्स हैं माइक्रो ऑपरेशन में, फिर CD की क्या बिट है, BR की मतलब कि ब्रांच फील्ड की और एड्रेस फील्ड की क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। यहाँ आपको टोटल नंबर ऑफ बिट्स दे दिए हैं, बाकी सब दे दिया, कन्फर्म करना है कि सही है कि नहीं। तो ठीक है, यहाँ बिट आपको दे चुका है, तो इसको बस ऐड करना है। हम लोग को टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हुआ, ट्रू हुआ। सेकेंड क्या बात कर रहा है, इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फॉर्मेट, ये जो अबव फॉर्मेट दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, कैन परफॉर्म ब्रांच इन 4 कंडीशंस, 4 कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है, तो सही बोल रहा है। एक कंडीशन क्या है, माइक्रो ऑपरेशन, दूसरा कंडीशन फॉर ब्रांचिंग, तीसरा ब्रांच फील्ड है और चौथा एड्रेस फील्ड। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे, इसलिए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्लियर है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था और इससे पहले भी हमने इस चीज़ को सॉल्व कर चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया है कि फॉर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में बोला गया है इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्रॉस बार स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरकनेक्शन नेटवर्क के लिए क्रॉस बार स्विच जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दैट वेरीज फ्रॉम कनेक्शन टू कनेक्शन, रिकरेंट नेटवर्क, नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क और ब्लॉकिंग नेटवर्क, किसकी बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका मैंने थोड़ा थ्योरी लिखा है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रॉस बार क्या होता है। तो क्रॉस बार स्विच जो होता है एक नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क के लिए है। क्रॉस बार स्विच क्या है, एक नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क है, बिकॉज इट कैन कनेक्ट एनी इनपुट टू एनी आउटपुट विदाउट एनी ब्लॉकिंग। किसी भी इनपुट को किसी भी आउटपुट के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है बिना ब्लॉक किए हुए चीज़ों को, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, क्रॉस बार स्विच का यूज़ करते हैं। दिस अलाउज फॉर इफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफ़र, जो अलाउ करता है हम लोग को ईजिली कम्युनिकेट करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन मल्टीपल प्रोसेस, मेमोरी मॉड्यूल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन अ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। क्लियर है, ये क्रॉस बार से रिलेटेड था। अब बोल रहा है नॉन ब्लॉकिंग की बात कर रहा है। ठीक है, हमें विदाउट ब्लॉक करना है ना, विदाउट एनी ब्लॉकिंग हमें क्या करना है, जो क्रॉस बार स्विच है उसका डेफिनेशन ही है कि वो बिना ब्लॉक किए किसी भी इनपुट को किसी भी आउटपुट के साथ यूज़ करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आने वाला है, नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क आने वाला है। साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन इज अ पॉसिबल बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस, जैसे कि हमने बोला मल्टीपल प्रोसेस के साथ जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा या कम्युनिकेट करना है एफिशिएंटली, तो हम क्रॉस बार का स्विच करेंगे। क्यों, क्योंकि वो बिना ब्लॉक किए किसी भी इनपुट को किसी भी आउटपुट के साथ कनेक्ट कर सकता है। क्रॉस बार स्विच प्रोवाइड्स डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन प्रोसेसर्स एंड मेमोरी मॉड्यूल्स and it allows simultaneously data transfer between any pair of processors। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा, एंड मेमोरी मॉड्यूल्स विदाउट एनी ब्लॉकिंग कंटिन्यूशन, बिना ब्लॉक किए। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो एक एग्जांपल किसका है, नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क का है। और जो अदर चीज़ें दी गई हैं, अदर ऑप्शंस दी गए हैं, उसमें बोल रहा है कि इन अ ब्लॉकिंग नेटवर्क द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इज़ ब्लॉक्ड और डिले ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ब्लॉक क्यों हो जाता है या डिले क्यों होता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स होता है, और कॉन्टेंशन फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज, और कोलोजन होता है रिसोर्स को जब शेयर किया जाता है तब। तो ये सारी जो चीज़ें थी उसका मतलब ये था कि क्रॉस बार स्विच किसका एग्जाम्पल है, तो क्रॉस बार स्विच होता है नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क का एग्जाम्पल है। क्लियर, नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। इसमें हमें क्या बोला गया है, टर्म्स दिए गए हैं, और कैसे टर्म्स दिए गए हैं, इंटरप्ट से रिलेटेड। ठीक है, सारे इंटरप्ट से रिलेटेड और किसके लिए क्या आएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, स्टैक ओवरफ्लो।
अब स्टैक का ओवरफ्लो मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जगह ही नहीं है और हम क्या करते जा रहे हैं, उसमें डालने का काम कर रहे हैं, तो वो ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, उनके पास स्पेस ही नहीं है और हम कोई वैल्यू डालते जा रहे हैं तो वो ले ही नहीं पा रहा है। तो ये किस टाइप का है, इंटरनल इंटरप्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इंटरनली हो रहा है सभी चीज़ें। टाइमर यानी क्लॉक की बात कर रहा है, तो क्लॉक हम कैसे दे सकते हैं, बाहर से दे सकते हैं, मतलब ये कैसा इंटरप्ट हो जाएगा, किस टाइप का, एक्सटर्नल इंटरप्ट की बात होगी। नेक्स्ट क्या बोला है, इनवैलिड ऑपकोड। तो जैसे ए का सेकंड है तो हम जैसे देख रहे हैं बी में भी है और डी में भी है, फिर बी की बात की गई है, थर्ड दोनों जगह की गई है। नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा, इनवैलिड ऑपकोड, मतलब कि ऑपरेशन कोड कैसा है, इनवैलिड है। तो ये किस टाइप का है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा। एंड नेक्स्ट जो बच गया वो क्या होगा, सुपीरियर कॉल यानी कि मशीन चेक इंटरप्ट। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है। तो ये जो था मैच द फॉलोइंग, वो इंटरप्ट से रिलेटेड था। तो कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो हम बेसिकली छोड़ देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि वो कौन से पॉइंट्स थे और कैसे हम इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो आज जैसे हमने देखा जो पाइपलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, मेमोरी से जो रिलेटेड क्वेश्चन था, साइज़ पूछा गया था मेमोरी से, और डिस्क, ये जो है वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछते ही हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और पूरा एक बार वीडियो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट और भी डल चुके हैं, उन सभी को भी जाके ज़रूर देखें। और आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।